हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अब लुओ फेंग सोलिंग मॉन्स्टर को मारने के लिए चला गया था और उसने सोलिंग मॉन्स्टर को मार भी दिया था, लेकिन वह खुद भी इसमें मारा जाता है। और फिर तभी हम लास्ट में देखते हैं कि लुओ फेंग अब भी जिंदा है और वह गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी के अंदर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर से कर लेना और आप प्लेलिस्ट में जाकर सोलिड स्टार के बाकी सीरीज को भी देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लुओ फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह जिंदा बच पाएगा। 3 दिन पहले जब लुओ फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था, तभी उसे महसूस होता है कि इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी अचानक लुओ फेंग को कुछ याद आता है। वह यूनो प्लेनेट के अपने टीचर को आभार व्यक्त करता है। वह पहले नहीं जानते थे कि उनकी पावर्स किसे पास होंगी, किसी स्टार ट्रेवलर को या फिर किसी स्टार लेवल के बंदे को। इसलिए उन्होंने सोल इम्प्रिंट के टेक्निक को क्रिएट किया, एक ऐसा सोल जो कि स्पिरिट रीडर से यूनिवर्स लेवल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये सोल इम्प्रिंट बस एक छोटा सा क्रिस्टल बीम था, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही पावरफुल अनडाइंग बीइंग के द्वारा क्रिएट किया गया था। लुओ फेंग तुरंत इस टेक्निक का यूज करता है और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ एक क्रिस्टल बीम गोल्डन हॉर्न बीस्ट के गोल्डन क्रिस्टल पर अटैक कर देती है। गोल्डन क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सोल इम्प्रिंट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यह उस क्रिस्टल के अंदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के आत्मा पर हमला कर देती है और उसे खत्म कर देती है और लुओ फेंग की आत्मा फिर से जिंदा हो जाती है। वह उस मॉन्स्टर में जीवित हो जाती है। लुओ फेंग की आत्मा अब इस मॉन्स्टर में समा गई थी, क्योंकि उसका खुद का बॉडी और कंसिस्टेंस बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। लुओ फेंग पल भर में ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी को अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसमें उसे काफी समय लगने वाला था। एंड मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज रिंग की तरह ही क्लाउड कॉन्ट्रैक्टर वाइन भी अपने मालिक को पहचानने के लिए सोल इम्प्रिंट का इस्तेमाल करती है। यूनिवर्स में अनेकों ट्रेजर्स अपने मालिक को पहचानने के लिए सोल इम्प्रिंट का ही यूज करते हैं और बबाता भी लुओ फेंग से सोल इम्प्रिंट के जरिए ही जुड़ा हुआ था। इसलिए जब लुओ फेंग की आत्मा ने अपनी बॉडी को छोड़ दिया तो फिर भी बबाता लुओ फेंग से जुड़ा हुआ था और उससे बात कर पा रहा था। फिर बबाता लुओ फेंग से कहता है, तुमने इसकी कंसिस्टेंस पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा और इसकी बॉडी के बीच का फ्यूजन लेवल अभी भी कम है। तुम्हें इसे धीरे धीरे बढ़ाना होगा। तुमने अभी अभी इसके बॉडी पर कब्जा किया है, इसलिए तुम अभी ठीक से चल भी नहीं सकते हो। तुम्हें अपनी पलकों को धीरे धीरे हिलाने की कोशिश करनी चाहिए। बबाता फिर से कहता है, मैंने पहले ही यहाँ के सारे सिग्नल्स को काट दिया है। ह्यूमंस कभी भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम जितना दिन चाहे यहाँ पर रुककर आराम कर सकते हो। लुओ फेंग बबाता से पूछता है, तो फिर अब मैं अपना पुराना शरीर को वापस कैसे पा सकता हूँ। इस पर बबाता थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, डैम, तुम अभी भी अपने पुराने शरीर में जाना चाहते हो। इस बॉडी के अलावा तुम्हें और किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम इस बॉडी के साथ सेक्टर लॉर्ड बन सकते हो, बस तुम्हें इंतजार करना है और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि स्पेस बीस्ट को ब्रह्मांड की सभी जानकारियां यादों के रूप में विरासत में मिली हुई हैं। जब तुम इस बॉडी के साथ 100% जुड़ जाओगे तब ये सभी विरासत में मिली हुई यादें तुम्हारी आत्मा में विलीन हो जाएंगी। और जहाँ तक तुम्हारे ह्यूमन बॉडी में फिर से लौटने की बात है तो तुम्हें स्पिरिट रीडर के सोल स्प्लिट टेक्निक को हासिल करना होगा और फिर तुम किसी भी ह्यूमन के बॉडी में अपनी आत्मा को डाल सकते हो। बबाता फिर कहता है, पर अभी तुम इन सब के बारे में मत सोचो, तुम कम से कम जिंदा हो, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद लुओ फेंग अपने इस नए मॉन्स्टर वाले बॉडी को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। अपनी पलकों को झपकाना, लंबी पूंछों को हिलाना, पंजे चलाना और अपने तेज पंखों को हिलाना, वह यह सब करने लगता है। वह एक के बाद एक सारा कुछ धीरे धीरे सीखता जाता है और आखिरकार 16 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद लुओ फेंग इस बॉडी पर अपना 100% कंट्रोल पा लेता है। और फिर इसके बाद पैसिफिक ओशन पर लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की विशालकाय बॉडी के साथ समुद्र की सतह को चीरता हुआ बाहर आता है। उसके चारों ओर एम्परर क्लास के मॉन्स्टर और ग्रैंड एम्परर मॉन्स्टर भी मौजूद थे। वे सभी डर के मारे इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट यानी कि लुओ फेंग को रिस्पेक्ट देते हैं। तभी अचानक लुओ फेंग की आत्मा में बहुत बड़ी मात्रा में यादें आने लगती हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के विरासत में मिली हुई यादें अब उसे अपने दिमाग में दिखाई देने लगती हैं। इतनी ज्यादा यादों के कारण लुओ फेंग सदमे में चला जाता है। उसका दिमाग सोचना बंद कर देता है। तस्वीरों से भरी यादें उसके दिमाग में दौड़ रही थी। यह उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। इसकी वजह से लुओ फेंग का सिर बहुत जोर से दर्द करने लगता है। वह बेहोश हो गया था, पर कई सारी यादें अब भी उसके दिमाग में आ रही थी और ऐसे ही समय गुजरता जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा और फिर इसके बाद 1 दिन से 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अब भी उसके दिमाग में लगातार सागर की तरह कभी न खत्म होने वाली यादें आ रही थी। वह समुद्र की सतह पर बिना हिले डुले पड़ा हुआ था। और फिर 16 दिनों के बाद लुओ फेंग को होश आता है। विरासत में मिली यादें अब उसकी आत्मा में पूरी तरह से घुल गई थी। इतनी सारी यादों के कारण लुओ फेंग अभी कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। लुओ फेंग कहता है, यह बहुत ही ज्यादा है। वह आगे कहता है कि मेरे दिमाग में ब्रह्मांड की सारी यादें आ गई हैं,
लेकिन मुझे इन सब को समझने में बहुत 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 ज्यादा टाइम लगेगा। उसके दिमाग में ये सभी यादें किसी लाइब्रेरी की तरह अनेकों पुस्तकों में छपे हुए थी। फिर कुछ देर आराम करने के बाद वह गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ट्रेनिंग नॉलेज की यादों को देखता है। उसमें 18 स्पेशल टेक्निक्स और 3199 नॉर्मल टेक्निक से जिसे कि वह सीख सकता था। अब लुओ फेंग के पास इतना ज्यादा नॉलेज हो जाता है कि उसे भी इसे अच्छे से समझने में सालों लग सकते थे। बबाता भी इस सबसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वह कहता है, तुम्हारे पास अब बहुत ज्यादा नॉलेज है, यहाँ तक कि यूनो प्लेनेट के मास्टर तुमको अपने 60 मिलियन के जीवन काल में तुम्हें इतना सारा ज्ञान भी नहीं दे सकते थे। 1 महीने और 3 दिन बीत जाने के बाद लुओ फेंग ने आखिरकार सारी यादों को अपने में समा लिया था। इन यादों की वजह से लुओ फेंग अब समझ जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट कैसे मरता है। अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपना कोई नया बॉडी चाहता है तो उसके पास एक ही रास्ता था, अपनी सारी लाइफ एनर्जी को एक अंडे में स्टोर करके इसे छोड़ दो। और फिर जब कुछ सालों बाद ओरिजिनल गोल्डन बीस्ट मर जाता है तो वह अंडा फूट जाता है और उससे एक बेबी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बाहर आता है और इसी तरह से ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। तभी बबाता भी पूछता है, लुओ फेंग अब तुम जल्दी से अपनी यादों में देखो कि तुम्हें सेक्टर लॉर्ड बनने में कितना टाइम लगेगा। फिर लुओ फेंग अपनी यादों में देखने लगता है और कुछ सेकंड बाद वो एकदम हैरान हो जाता है। वह कहता है, अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट अंडे से निकलने के बाद और अगर वह सिर्फ नॉर्मल मेटल के टुकड़े को ही खाता है तो उसे स्टार लेवल 1 पर पहुंचने में लगभग 10 साल का समय लगेगा। लेकिन अगर यह अंडे के छिलकों के साथ बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पेशल मेटल्स को खाता है तो यह 1 साल में ही स्टार लेवल 1 पर चला जाएगा। बबाता ये सुनकर एकदम से मुंह फाड़ कर कहता है, ये कमीना जो तुम्हारे कब्जे में है सिर्फ 1 साल का ही है। लुओ फेंग भी हंसता है और कहता है, हाँ ये मॉन्स्टर सिर्फ 1 साल का बेबी था। लुओ फेंग फिर कहता है, नॉर्मल इवोल्यूशन की स्पीड से हमें स्टार लेवल 1 से यूनिवर्स लेवल 1 पर पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे और यूनिवर्स लेवल 1 से डोमेन लॉर्ड 1 पर पहुंचने में 1000 साल का समय लगेगा और डोमेन लॉर्ड 1 से सेक्टर लॉर्ड तक पहुंचने में लगभग 10,000 साल का समय लग जाएगा। जब लुओ फेंग अपनी विरासत में मिली यादों को प्राप्त करने में लगा हुआ था तो इधर पृथ्वी के सभी लोग भी तेजी से हो रहे परिवर्तन से गुजर रहे थे। तभी हम होंगनिंग बेस सिटी में देखते हैं, यहाँ पर सभी स्टार ट्रेवलर वॉरियर्स और वॉर गॉड से अपना अलग अलग ग्रुप बना लिया था। होंग और थंडर गॉड के दिशा निर्देश के बिना वॉर गॉड पैलेस का संगठन टूट गया है। तभी वहाँ एक आदमी कहता है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। हेड अभी भी कोमा में है, इसलिए एआई ने वॉर गॉड पैलेस के वर्चुअल स्पेस को बंद कर दिया है। अभी हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा वर्चुअल स्पेस को फिर से बनाने के मुद्दे पर दबाव डाला जा रहा है। यह ऐसा था जैसे अगर लुओ फेंग मर गया होता तो बबाता ह्यूमैनिटी की सेवा करने का जहमत नहीं उठाता। उसी तरह होंग भी अभी कोमा में थे और एआई नहीं जानता था कि वह बच जाएंगे या फिर मर जाएंगे। इसलिए एआई जो कि सिर्फ होंग के आदेश को ही मानता है, वह पैलेस ऑफ वॉर गॉड के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अभी किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए उसने अभी वर्चुअल स्पेस को भी बंद कर दिया है। फिर इसके बाद हम लुओ फेंग के घर के एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर लुओ फेंग का छोटा भाई लू हुआ एक गोल्डन बालों वाले आदमी के सामने बैठा हुआ था। श्रीमान लो हुआ, मैं तुम्हारे बड़े भाई का बहुत अच्छा दोस्त था और सच कहूँ तो मुझे उसके जाने का बहुत दुख है। मैं उसका सम्मान करता हूँ। अब फिर से ये लो हुआ को फुसलाते हुए कहता है, ह्यूमैनिटी अभी जिस खतरे का सामना कर रही है वह अभी दूर नहीं हुआ है। हम नहीं जानते कि कब समुद्री मॉन्स्टर हम पर अटैक कर देंगे, इसीलिए हमारे लिए रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहे तो हम आपसे कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर लो हुआ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम क्या खरीदना चाहते हो? फिर सुनहरे बालों वाला आदमी कहता है, मुझे म्यूया क्रिस्टल, लिक्विड सिल्वर रोबोट और भी बहुत कुछ चाहिए और इसके बदले में हमारा एचआर अलायंस इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। ऐसा कहते हुए वह अपने जेब से एक किताब निकालते हुए कहता है, इसमें हमारे एचआर अलायंस के सभी स्पेशल आइटम्स के लिस्ट है, आप इसमें से किसी को भी ले सकते हो। ये सुनकर पहले तो लो हुआ मुस्कुराता है और उसके किताब को वापस करते हुए कहता है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं बेचने वाला हूँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने देश को बेचने के अलावा और किसी को भी कुछ भी नहीं बेचूंगा। वह सुनहरे बालों वाला आदमी जिसका नाम वेन हुआ है फिर गंभीरता से कहता है, मिस्टर लो हुआ, शांत हो जाइए। आपके भाई के जाने के बाद अब आपकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है और सबसे बुरी बात यह है कि एक गुड़िया के हाथ में सोने की ईंट देर सवेर लूट ही जाती है। लो हुआ इस पर हंसता है और कहता है, चलिए मैं आपको अपने नंबर 3 से मिलवाता हूँ। इसके बाद वेन वो लिविंग रूम में एक विशाल ब्लैक मेटल के एक रोबोट को देखता है। उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। इसे मेरे भाई ने जाने से पहले हमारी सुरक्षा के लिए छोड़ गया था। लो हुआ वेनुओ को देखते हुए कहता है, लुओ परिवार को अपनी सुरक्षा के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ अभी दुनिया भर के लोग हमें खुजली कर रहे हैं, लेकिन हमारी लुओ फैमिली किसी के साथ नहीं मिलना चाहती। जो कोई भी हमारे परिवार को छूने की हिम्मत करेगा वह मारा जाएगा। और दोस्तों ये सच भी था, क्योंकि मेटल रोबोट ब्लैक एट्रियम के मेटल से बनाया गया था, जिसे लुओ फेंग का कॉपर एसेंस शार्ड भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था।
इस रोबोट का मुकाबला लुओ फेंग भी नहीं कर सकता था। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और कुछ देर बाद लो हुआ इस आदमी को जाते हुए खिड़की से देखता है और सोचता है सभी कोई भूखे भेड़ियों की तरह आ रहे हैं। सब लोग मेरे भाई के द्वारा छोड़े गए प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मेरे पीछे पड़ रहे हैं। वह कहता है मेरे भाई ने कुल 60 मिया क्रिस्टल छोड़े थे और सभी इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर ठीक है, जो कोई भी मुझसे इसे छीनने की कोशिश करता है मैं उसको मारकर एक एग्जाम्पल सेट करूंगा कि ऐसा करने का क्या नतीजा होता है। और इधर पैसिफिक ओशन के सतह पर मौजूद लुओ फेंग कहता है किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं जिंदा भी बचा होऊंगा। मैं वापस आकर जू जिन को देख सकता हूँ, अपने बच्चों को जन्म लेते हुए देख सकता हूँ। लुओ फेंग बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। तभी वह गोल्डन हॉर्न बीस्ट, जो कि वास्तव में लुओ फेंग ही था, अपने सर ऊपर उठाते हुए धीरे से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से समुद्र की लहरें आसपास के सभी समुद्री मॉन्स्टर के पास जाती हैं। वे सभी मॉन्स्टर इससे चौंक जाते हैं और उनकी फट जाती है। और लुओ फेंग डेटी ऑफ द वर्ल्ड और एब्सोल्यूट स्पेस नाम के दो टेक्निक्स के इफेक्ट्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचता है। इन दोनों टेक्निक्स को उसने अपनी विरासत में मिली यादों में पढ़ा था। एब्सोल्यूट स्पेस टेक्निक बहुत ही ज्यादा भयानक टेक्निक है और इस तरह के टेक्निक के लिए ब्रह्मांड के लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि इसे सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेक्निक को 3 चरणों में बांटा गया था। पहला चरण को आर्क ऑफ लाइट कहते हैं और दूसरे चरण को ईयर ऑफ चेंजिंग कहते हैं और तीसरा चरण टेलीपोर्टेशन कहलाता है। और इस टेक्निक को सीखने के लिए पागलों की तरह अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर कोई गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसे सीख पाता है। और इन सभी टेक्निक को अब लुओ फेंग भी सीख सकता था। फिर तभी बबाता चिल्लाता है टेलीपोर्टेशन। अब लुओ फेंग टेलीपोर्ट भी कर सकता है। वह टेलीपोर्टेशन टेक्निक से बहुत एक्साइटेड होता है। वह कहता है यूनो प्लैनेट के तुम्हारे मास्टर एक अनडाइंग बीइंग थे, लेकिन फिर भी वे टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे। बबाता आगे कहता है एक बार जब किसी के पास टेलीपोर्ट की पावर आ जाती है तो उस आदमी को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लुओ फेंग भी मुस्कुराते हुए कहता है हालांकि इसे सीखना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन मैं इसे जरूर सीखूंगा। लुओ फेंग डेटी ऑफ द वर्ल्ड के टेक्निक्स के भी रिक्वायरमेंट्स और इफेक्ट्स के बारे में पढ़ता है। ये टेक्निक उसे विरासत में मिली 18 स्पेशल टेक्निक्स में से एक था। ये सभी 18 स्पेशल टेक्निक्स वैल्यू, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के मामले में बहुत बेहतर था। हालांकि इन्हें सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। और डेटी ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक्स को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके फर्स्ट स्टेज को बिगिनर, सेकंड स्टेज को एडवांस और थर्ड स्टेज को अल्टीमेट कहा जाता है। मुख्य रूप से डेटी ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने शरीर के आकार को बदल सकता है। वह जब चाहे अपने साइज को छोटा कर सकता है या फिर जब चाहे अपने साइज को बड़ा कर सकता है। डेटी ऑफ द वर्ल्ड के पहले स्टेज में आपका शरीर 3 गुना बड़ा या फिर छोटा हो सकता है और ताकत भी पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ जाती है। दूसरे स्टेज में आपका शरीर 9 गुना बड़ा या फिर छोटा हो सकता है और ताकत भी 9 गुना बढ़ जाती है। और तीसरे स्टेज में आप 36 गुना बड़ा या फिर छोटा हो सकते हैं और आपकी ताकत भी 36 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप छोटे होंगे तो आपकी ताकत 36 गुना कम भी हो जाती है। डेटी ऑफ द वर्ल्ड का ये तीसरा स्टेज एब्सोल्यूट स्पेस के तीसरे स्टेज से काफी ज्यादा कठिन है। इसके तीसरे स्टेज तक वो गोल्डन मॉन्स्टर ही पहुंच पाए थे जिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था। उसके बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इतिहास में कोई भी तीसरे स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए दूसरे स्टेज तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात थी। लुओ फेंग अब यह भी समझ आता है कि इतनी बढ़िया टेक्निक्स का होना बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, तभी तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की संख्या बहुत ज्यादा कम है। ब्रह्मांड में गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तुलना में कुल 12 ऐसे वंशज हैं जिनके पास कई सारे स्पेशल टेक्निक्स हैं जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के टेक्निक्स का मुकाबला कर सकती हैं। और ह्यूमंस के पास भी बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स हैं। यहाँ तक कि लुओ फेंग के टीचर यूनो प्लैनेट के मास्टर के पास भी बहुत पावरफुल टेक्निक था जिसका नाम सोल सील है। सामने वाला बंदा चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उस पर सोल सील को इम्प्लांट करते ही वह आपका एक वफादार नौकर बन जाता है। इसलिए अब लुओ फेंग भी समझ जाता है हमें किसी भी फाइटर को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। और जहां तक गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अपने खुद के 3 टैलेंट्स की बात है, उसका सोलोइंग टैलेंट बहुत ज्यादा मात्रा में मेटल्स को अपने इनर वर्ल्ड्स में सोलो कर सकता है। दूसरा है बैटल टैलेंट इनहेंस। ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बैटल एबिलिटी और स्पीड को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। और तीसरा है लाइफ सेविंग टैलेंट क्लोन। स्टार ट्रेवलर लेवल पर आप अपना एक क्लोन बना सकते हो, यूनिवर्स लेवल पर आप अपना 2 क्लोन बना सकते हो और सेक्टर लॉर्ड लेवल पर आप अपना 3 क्लोन बना सकते हो। एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपना सिर्फ 3 क्लोन ही बना सकता है और उनमें से प्रत्येक क्लोन का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है। वह खुद को ट्रेन कर सकता है। वेल गाइस, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे एनीमे एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।